जय हिंद। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए अपना रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें हमने आपको डिस्कस कराए थे। और यहाँ पे देखिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि 25 क्वेश्चंस आप आउट ऑफ 30 में आपको बनाने हैं। यहाँ पे आपका जो नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था वो इस बार मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चलते हैं और जीके के भी चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास की पीडीएफ जो इस पीडीएफ है इसकी रागा प्रैक्टिस सेट की, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर और उस पर ज्वाइन हो जाना, तो आप लोगों को इस पर इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो रोज़ की तरह यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने पहले सेक्शन यानी कि जीके के सेक्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपना जीके का सेक्शन, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं जीके में, और आपके जो मैथ के रहते हैं, मैथ के क्वेश्चंस भी आपके 7 से 8 रहते हैं। और जो आपके रीजनिंग के रहते हैं, रीजनिंग के आपके 14 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अगर आप लोग रीजनिंग अच्छी नहीं है तो कर लें उसको अच्छी, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं रीजनिंग के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें नॉन वर्बल जो होता है, नॉन वर्बल से ही आते हैं 5 क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए पिछली बार पूछा गया था नवंबर 2020 में, जब आपके एग्जाम हुए थे, कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपके चार्ल्स बेबेज, या फिर हार्वर्ड आइकन, या फिर जॉन वॉन न्यूमैन, या फिर एलन ट्यूरिंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पर कि आधुनिक जो कंप्यूटर था उसके जनक हैं, उसके फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। इसका भी कई बार आंसर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक पूछा जाए आपसे तो कंप्यूटर के जनक बोले जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं एलन ट्यूरिंग। अब एलन ट्यूरिंग को क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग जो मशीन है उसकी खोज की थी, ट्यूरिंग मशीन की खोज की थी। ठीक है, इसलिए इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब देखिए हम कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट जनक देखेंगे, यानी कि किस चीज़ के जनक कौन है, तो इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेट के जनक। तो इंटरनेट के जनक कौन थे, तो इंटरनेट के जनक थे बिंट सर्फ। तो बिंट सर्फ आप लोग याद रखें, इंटरनेट के जनक थे। उसके बाद हम देखेंगे सिनेमा के जनक। सिनेमा के जनक कौन है, तो सिनेमा के जनक हैं अपने पास जो अपने दादा साहेब फाल्के हैं। दादा साहेब फाल्के, इनके नाम से एक अवार्ड भी मिलता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये सिनेमा के जनक हैं। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र के जनक एक याद कर लें आप लोग, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक यहाँ पे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। अब एक और है जो है डीएनए फिंगरप्रिंट होता है, उसके जनक कौन है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक हैं यहाँ पर एलन नहीं है, सॉरी एलेक है, एलेक जॉन जेफरीस। ठीक है, तो जेफरीस हैं यहाँ पे डीएनए के जो फिंगरप्रिंट हैं उसके जनक। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कंप्यूटर के आधुनिक जनक एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई दी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्या हो गया, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रुके जरा थोड़ा सा। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें बोला है किस महिला एथलीट का नाम उसके गांव के नाम पर ढिंग एक्सप्रेस रखा गया है। तो जो महिला है वो किसका नाम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ढिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, या फिर ढिंग एक्सप्रेस किसका उपनाम है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हेमा दास। तो हेमा दास जो है ना उनको कहा जाता है ढिंग एक्सप्रेस। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। ये एक है ना रनर है, धावक हैं ये, धावक। इन्होंने 400 मीटर की जो रेस थी उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कितना था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इनका रिकॉर्ड था जो 50.79 सेकेंड्स में 400 मीटर की जो स्प्रिंट मारी थी इन्होंने। तो इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि एशियाई खेलों में मारी थी इन्होंने। एशियाई खेल 2018 में हुए थे, तो एशियाई खेलों के मारी थी इन्होंने हिमा दास ने, जिसकी जो है ना रिकॉर्ड कितना था 50.79 सेकेंड्स में 400 मीटर की। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें ढिंग एक्सप्रेस कैसे कहा जाता है, हिमा दास को कहा जाता है। हिमा दास अब ये कहाँ की हैं, तो ये हैं असम की। ठीक है, असम की। अब असम में कौन है, असम में वर्तमान में सीएम कौन है, तो असम में वर्तमान में सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत
विश्व शर्मा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। और असम के आप लोग राज्यपाल कमेंट बॉक्स में बताएं कि राज्यपाल कौन है। और देखिए असम में जो एक नृत्य होता है बिहू नृत्य, बिहू नृत्य होता है जो कि आप लोग याद करके रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक होता है क्षत्रिय नृत्य, इसको भी याद रखें। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य, तो ये भी हो गया असम में। तो इस प्रकार से हमने सारी जो डिटेल्स हैं वो हमने फाइंड कर ली है इस क्वेश्चन की। अब देखिए मैरी कॉम का संबंध पूछा जाए आपसे, आर पूवम्मा का संबंध पूछा जाए, फिर सरिता गायकवाड़ का संबंध पूछा जाए कि किस खेल से, तो मैरी कॉम है अपनी जो बॉक्सिंग है उससे। और इनकी एक पुस्तक भी है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैरी कॉम की पुस्तक कौन सी है इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आर पूवम्मा का संबंध किस खेल से है, तो आर पूवम्मा भी एक जो है ना रनर हैं, ये धावक हैं एक। ठीक है, और एक सरिता गायकवाड़ हैं, तो ये भी एक रनर यानी कि धावक हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि स्वेज नहर जोड़ती है किन किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है स्वेज नहर। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और काफ़ी मेहनत लग जाती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो देखिए स्वेज नहर जोड़ती है अपने भूमध्य सागर या फिर अटलांटिक महासागर, लाल सागर या फिर अरब सागर, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर या फिर भूमध्य सागर या फिर अरब सागर। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो जो स्वेज नहर है वो स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, या फिर आप लोग देखिए कह सकते हो कि भूमध्य सागर या प्लस जो लाल सागर की जगह पे क्या पूछ लिया जा सकता है, जो लाल सागर के सहायता से किसे जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर से। ठीक है, हिंद महासागर से जोड़ती है, तो ये भी आप लोग याद रखें, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है और हिंद महासागर को भी जोड़ती है। अब देखिए यहाँ पर हम ये स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए स्वेज नहर में पिछली साल एक बड़ा सा जहाज़ फंस गया था। तो बड़ा सा जहाज़ फंस गया था, उसके बारे में आप लोग जो है जानकारी निकाल लेना कि स्वेज नहर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस देश में है। यहाँ पे आप लोग इसके बारे में जानकारी जो है फाइंड कर लेना। ये एक ऐसी नहर है जो मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित एक जलमार्ग है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा जहाज़ फंस गया था जिसके आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, पहले तो इसकी स्टार्ट की देख लेंगे। तो स्टार्ट ये कब हुई थी, तो ये हुई थी स्टार्ट 17 नवंबर 1969 को। ठीक है, 17 नवंबर 1869 को स्टार्ट हुई थी। और जो इसे 1869 को स्टार्ट हुई थी, इसे बनने में कितने साल लग गए थे, 10 साल लग गए थे इसको बनने में। ठीक है, ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1869 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। आप देखिए 5 सितंबर यहाँ पे है, 6 सितंबर, 7 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं ये आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो 5 सितंबर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है डेज जो मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट है खेल दिवस, तो खेल दिवस कब मनाते हैं, तो खेल दिवस आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद एक मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस ये मैं बताता हूँ 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आप लोग याद रखें प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अपनी तीनों सेनाएं हैं उनके दिन तो आपको याद रखने हैं, जैसे आर्मी डे। तो आर्मी डे कब मनाते हैं, तो आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। उसके बाद नेवी डे पूछ लिया जाए तो नेवी डे कब मनाते हैं, तो नेवी डे मनाते हैं अपना 4 दिसंबर को। उसके बाद अगर एयरफोर्स डे पूछ लिया जाए, एयरफोर्स डे, तो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। और इनके जो चीफ हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है, नेवी के चीफ कौन है और एयरफोर्स के चीफ कौन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वंस अपॉन द टाइम इन हॉलीवुड, या फिर जोकर, या फिर जूडी, या फिर पैरासाइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में ऑस्कर का अवार्ड जीता है वो जीतने वाली कौन सी फिल्म है, तो ये जीतने वाली है अपनी कौन सी फिल्म है, तो ये जीतने वाली है अपनी पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट जो मूवी थी उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए। अब इसको डायरेक्ट किसने किया था, यानी कि इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है, बॉन्ग जून हू। तो बॉन्ग जून हू इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं। अब ये कि इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर है, इस सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला था,
जो आपके ऑस्कर अवार्ड हुए थे 2020 में, उसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है ना, एक्टर, तो इस एक्टर जो एक्टर का अवार्ड है वो किसे मिला था? तो एक्टर का अवार्ड मिला था जोक्विन फिनिक्स को, ठीक है, जोक्विन फिनिक्स को मिला था। इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप देखिए किस मूवी के लिए मिला था? तो ये मिला था इनको जोकर मूवी के लिए। तो जोकर मूवी में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का मिला था, ठीक है। अब देखिए हम सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री का आप देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस का देखेंगे तो किसे मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का मिला था रेनी जेलवेगर को, ठीक है, रेनी जेलवेगर। अब देखिए ये किस फिल्म के लिए मिला था? तो ये मिला था इनको जूडी फिल्म के लिए। तो जूडी फिल्म इसका राइट हो गया। अब देखिए इसका क्या आंसर है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला किसे? पैरासाइट को, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पैरासाइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस सूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय का आता है? तो किस सूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय आता है? ये सूची होती हैं जो वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे, तो सूचियों को जरूर से याद रखें। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर ऊपर के सभी। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा समवर्ती नहीं, यहाँ पे राज्य सूची इसका आंसर होगा, ठीक है। राज्य सूची में जो है ना सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विषय आता है। उसके बाद देखिए संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। देखिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का वर्क मैं बता देता हूँ कि आप लोग जो सूची हैं उनको एक बार पढ़ लें अच्छे से, कि क्योंकि ये सूची हैं जिनके विषय काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं कि ये विषय किस सूची का है, तो आप लोग इनको याद रखें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हमारे सामने, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राजधानी आपको देश की याद करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका 101% आना होता है। तो देश की राजधानी आपको याद करनी है। तो यहाँ पे देखिए नेपाल की राष्ट्रीय राजधानी इनमें से कौन सी है? नेपाल की राजधानी पूछी जा रही है। तो नेपाल की राजधानी हमें पता है काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब काठमांडू नेपाल की राजधानी, अब देखिए थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे नेपाल के सीएम के बारे में, वो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट, वो वर्तमान में कौन है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर, आप इतना ही याद रख सकते हो, शेर बहादुर, ठीक है। और उसके बाद देउवा, तो ये हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में यहाँ की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं राष्ट्रपति यहाँ की, ठीक है। अब देखिए नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी मुख्यालय है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कहाँ, किसका मुख्यालय है? नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ राजधानी पता होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग अपने आसपास के ही देश हैं जो, उनके बारे में राजधानी पता कर लेते हैं। तो हमारे आसपास कितने देश हैं? तो हमारे आसपास है 7 देश, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि बचपन में MB किया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस प्रकार से। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की राजधानी। बांग्लादेश की क्या है? ढाका राजधानी है, ठीक है। उस प्रकार से नेपाल की हमने देख ली काठमांडू है। चीन की क्या है? चीन की है बीजिंग। उसके बाद क्या बचता है? म्यांमार और भूटान। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटो। और भूटान की राजधानी क्या है? ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की है काबुल, ठीक है। ये सभी हो गए आपके पूरे। अब यहाँ पे हम जो हमारा जीके का सेक्शन था वो हो चुका है एंड। अब हम देखेंगे रीजनिंग और मैथ का सेक्शन। तो चलिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अपना रीजनिंग का सेक्शन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से आज मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली आकृति बतानी है। तो देखिए इसमें हम पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से कि क्या लॉजिक लग रहा है, उस क्वेश्चन को फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बॉक्स है अपना आयत है, रेक्टेंगल है, इसमें क्या कर रहे हैं? तो एक माइनस कर दे रहे हैं। ये मतलब एक जो लाइन थी उसको हटा दे रहे हैं। अगली स्टेप में यहाँ वाली लाइन हटा दी है, फिर अगली स्टेप में ये वाली लाइन हटा दी है, फिर अगली स्टेप में ये वाली भी लाइन हटा देंगे। मतलब जो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक सर्किल है, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए हैं? तो यहाँ पर हो गए हैं 4 और यहाँ पर हो गए हैं 5। अब अगले स्टेप में कितने सर्कल हो जाएंगे? 5। और देखेंगे हम किस में हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने लाइन खींच दी है, जबकि हमें पता है कि लाइन तो हमारे में आनी ही नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। और यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है उसमें इन्होंने सर्कल ही नहीं दिए हैं, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे लाइन बनाई हुई है इन्होंने, तो जो कि गलत है। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 5
जो सर्किल हैं वो भी दिए गए हैं और लाइन भी नहीं है कोई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन फिर से आ चुका है आपके सामने। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। कुछ इसी प्रकार के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से लगाएं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से और उसको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये क्या हुआ, ये हुआ था इधर की साइड तीर यानी कि नॉर्थ दिशा में। उसके बाद ये हो गया अपना उत्तर पूर्व में, यानी कि 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। 45 डिग्री जो अपना तीर है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अगले स्टेप में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि नीचे, यानी कि दक्षिण की दिशा में आएगा। तो हम देखेंगे कि दक्षिण की दिशा में कौन सा है। तो दक्षिण की दिशा में देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को देखेंगे, हमने फोर्थ ऑप्शन उठाया तो इसमें है पूर्व की दिशा में, जो कि है गलत हमारा। इसमें है कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में, तो ये भी गलत है, जबकि हमारा होना चाहिए बिल्कुल नीचे। ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है तो इसमें है दक्षिण पूर्व में, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचता है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बचा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जैसे ही 1 देखा हमने, इसमें देखिए यहाँ पर देखेंगे हम तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिण की दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन। पहले से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित स्वरूप का अध्ययन कीजिए और उस आरेख का चयन कीजिए जो तीसरे आरेख से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा आरेख पहले आरेख से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बस कुछ नहीं किया है, जो आरेख है फर्स्ट का जो रिलेशन सेकंड से है उसका थर्ड का रिलेशन किससे होगा ये हमें बताना है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इसको देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए हमारे पास एक सर्कल था कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है और ये इधर की साइड यहाँ पे डार्क पोर्शन है और इसको भी डार्क कर दिया है। इसके बाद फिर ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो खड़ी में था वो ऐसे में हो गया, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसे पता चला कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूमा है, क्योंकि ये जो था वो इधर की साइड आ गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इधर की साइड ही आ जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से हम जब इसको सॉल्व करेंगे अपने इस वाले डायग्राम को, ये वाला जो डायग्राम है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो ये इसको डार्क बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टार है, तो जब इसको ऐसा घुमाएंगे, मतलब ऐसा घुमाएंगे तो ये स्टार है वो कहाँ पे आना चाहिए, नीचे, नीचे आना चाहिए। और जो नीचे आएगा फिर उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुछ इस प्रकार से आपकी जो आकृति है बनेगी। तो मतलब ये वाला तो चला गया, वैसे ही ये वाला भी चला गया, ये वाला भी चला गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शंस और क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों ने देख लिए होंगे ऑप्शन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर को खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया है इन्होंने। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़, एक चीज़ को पकड़ना है, हमें कोई भी एक चीज़ को पकड़ना है। तो हमने ये जो जे टाइप का है उसे पकड़ लिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, जे को हटा दे रहे हैं अगली स्टेप में, मतलब ये वाला था पहले, इसको अगली स्टेप में हटा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली स्टेप में ये वाला हटाया, फिर उसके बाद ये वाला हटा देंगे, यानी कि हटा दिया। फिर अगले स्टेप में ये जो बचा हुआ है ऊपर वाला इसको भी हटा देंगे, मतलब हमारा बचेगा ये वाला सिंगल, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा बचेगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अब इसके बाद जो ये डार्क जो अपनी लाइन वाला था इधर आ गया है, मतलब एक खाना छोड़ दिया इसने, फिर एक खाना फिर से छोड़ दिया नीचे आ गया, फिर एक खाना फिर से छोड़ देगा फिर नीचे आ जाएगा। तो मतलब ये वाला खाना छोड़ के ये वाला आ जाएगा, मतलब ये जो खाना है ये वाला अपना वो रहेगा डार्क पोर्शन में, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ऑप्शन की किस में है। तो देखिए यहाँ पे जे हैंगे, लेकिन हमें चाहिए थे कि जे एक भी नहीं हो, तो जे इसमें है तो ये गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सेकंड में भी जे हैं तो ये भी गलत है। और उसके बाद ऑप्शन थर्ड और फोर्थ, थर्ड में देखा हमने जैसे ही, तो यहाँ पर भी जे टाइप का बना हुआ तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इसमें भी आपको एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में आपको बताना है कि सीरीज में अगली कौन सी आकृति आएगी। इसके बाद जैसे उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला में आगे आएगी, मतलब इसके बाद जो आपको कौन सी आकृति आएगी वो पूछी गई है। तो हम इसको देख लेंगे बड़े ही आसानी से। तो देखेंगे जब ये जो अपना त्रिभुज था वो इधर की साइड हो गया है, फिर अगले स्टेप में कहाँ हुआ है तो वो इधर की साइड हो गया है,
फिर अगले स्टेप में कहाँ होगा तो वो इधर की साइड, तो अगले स्टेप में कहाँ होगा नीचे की साइड। ठीक है, नीचे की साइड होगा और डार्क वाला होगा। और नीचे की साइड डार्क वाला कौन सा है, तो नीचे की साइड डार्क वाला हमें तो केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है। तो उत्तर नंबर डी है यहाँ पे। आप देखेंगे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है। तो यही राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ी सी और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये एक है क्लॉक चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 101%। तो इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने नहीं तैयार किया है तो कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो एक मानक घड़ी के लिए 1 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा यदि जब घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से इसका आंसर निकालो। तो मैं यहाँ पे अब चलिए इसको सॉल्व कराता हूँ। इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक फार्मूला, जो कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। तो फिर से मैं बताता हूँ फार्मूला क्या है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 60 गुणा घंटा, यानी कि आवर माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। तो ये जो फार्मूला है इसको आप अप्लाई कर देंगे, घंटे की जगह 9 लगा देंगे और मिनट की जगह 30 लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने किया तो 60 गुणा 90, सॉरी 90 नहीं 9 आएगा यहाँ पर, और माइनस 11 गुणा 30 बटे 2। तो यहाँ पे 5 निम्न में वो 6 निम्न में कितना हो जाएगा 540, यहाँ पे 60 निम्न में माइनस 11 33 यानी कि 330 बटे 2। उसके बाद यहाँ पे जब इसको माइनस किया तो कितना आएगा 210 बटे 2, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 105 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका, 105 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसको भी आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर निकालना है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब जो पहले और दूसरे में जो रिलेशन है वो आपको पाँचवें और चौथे में, सॉरी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में निकालना है। तो हम बस आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 24 को जब निकालते हैं, 3 और 24 को जैसे हमने निकाला तो सबसे पहले तो हम कुछ अपना दिमाग लगाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसे जैसे लगाया हमने दिमाग की 8 बार चला गया, ये डिवाइड कर दिया। तो मतलब 5 से 8 का गुणा कर देंगे तो आंसर आना चाहिए। तो 5 अट्ठे होता है 40, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब ये लॉजिक तो फेल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 24 है जो अपना, वो हमें अपने किसी के नज़दीक दिख रहा है। तो 24 दिख रहा है हमें 27 के नज़दीक। अब देखिए 3 का होता है क्यूब, कितना होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 24 ही बचेगा। मतलब जो पहले जो संख्या है उसका क्यूब कर रहे हैं, फिर संख्या को ही उसमें से घटा दे रहे हैं। अब ये लॉजिक है, इसमें लगाएंगे तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125, और 125 में से संख्या यानी कि 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका 100% आना होता है। तो ये वाला चैप्टर भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्लॉक को इन्होंने CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे LCOKC। तो देखेंगे हम इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक कुछ नहीं है इसमें, पहले तो आप लोग खुद से लगाएं इस वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक है इस प्रकार से कि देखिए सबसे पहले तो इन्होंने किया है यहाँ पे क्रॉस, फिर यहाँ पे क्रॉस, और जो बीच वाली संख्या है उसको जैसा का तैसा रखा है। मतलब यहाँ पे जो C था और यहाँ पे जो K था, इनका क्रॉस किया है, इनका क्रॉस किया है, और जो बीच वाली संख्या है उसको बीच में रखा है। तो ब्लैक को भी लिखेंगे हम तो BLACK। तो L अपना आ जाएगा इधर और B आ जाएगा इधर। उसके बाद A अपना यहीं पर रहेगा, उसके बाद K आ जाएगा इधर और C आ जाएगा इधर। तो मतलब यहाँ पे जो बन गया है LBAKC, LBAKC ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर चैप्टर से। तो कैलेंडर चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से आपका क्वेश्चन तो बनता है 101%। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही रुलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मशक्क़त करनी पड़ती है। इसमें आपको पहले तो ऑड डेज निकालने पड़ते हैं, यानी क्या क्या करना पड़ता है इसमें। तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को है जैसे, तो हम जो है ना, तो आज की तारीख से निकाल लेंगे। जैसे आज की तारीख से कैसे निकाल लेंगे, तो आज की तारीख से हम कैसे निकाल लेंगे, 2 अक्टूबर है जैसे, आज जैसे हमारे पास आज है 4 तारीख, जैसे 4 तारीख है 4 जुलाई मान के चलो। ठीक है, 4 जुलाई है और 2022 है, तो 4 जुलाई 2022 है। 4 जुलाई 2022 से हम 4 जुलाई 1869 तक का निकालेंगे पहले तो 4 जुलाई 2022 से लेकर के 4 जुलाई
1800 कितना 69 यहाँ तक का निकालेंगे। मतलब 4 जुलाई 2022 को हमें पता है कि कौन सा दिन है। आज हमारा कौन सा दिन है, तो आज हमारा जैसे मंगलवार है, ठीक है, तो मंगलवार है। उसके बाद 4 जुलाई 2022 को तो मंगलवार है। अब उससे निकालना है हमें कि 4 जुलाई 1869 को क्या था। तो 4 जुलाई 1869 को सबसे पहले तो हमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने वर्ष हो गए हैं टोटल। तो इसमें वर्ष हुए हैं कितने, तो इसमें जब 2022 में से 1869 घटाएंगे तो बचेंगे 153। तो 153 वर्ष तो नॉर्मल हो गए हैं। उसके बाद जो अपने लीप वर्ष भी तो हुए होंगे इसके बीच में, यानी कि जो अपने लीप वर्ष होता है वही तो, वो भी तो हुए होंगे। तो लीप वर्ष हम कैसे निकालेंगे, तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमें इसमें भाग देना पड़ेगा 4 से। तो भाग देंगे 4 से, कितने बार जाएगा, तो जो अपने लीप वर्ष आएंगे तो आएंगे अपने 38 लीप वर्ष आएंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष आप लोगों के निकल गए, तो लीप वर्ष निकल गए, फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे कितना आया, तो ऐड करने पे आया 153 और 38। 153 और 38 कितने हो गए, 191। और 191 को हमने कितने से डिवाइड करना है, 7 से। क्यों 7 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑड डेज निकालने हैं। ऑड डेज यानी कि सप्ताह के विषम दिन। तो सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और विषम दिन कैसे निकालते हैं हम, 7 का भाग दे करके। तो 7 का जैसे ही हमने भाग दिया कितने विषम दिन, यानी कि जो अपना रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएंगे ऑड डेज। तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, रिमाइंडर बचेगा 2। तो रिमाइंडर जिस प्रकार से हमारा 2 बचा, तो 2 हो गए ऑड डेज, ठीक है। अब ये 2 हो गए हैं ऑड डेज हमारे पास। ये आज जैसे मंगलवार था 4 जुलाई को, तो 4 जुलाई को मंगलवार था अपना, 4 जुलाई 2022 को मंगलवार था। अब उसके बाद हमें 4 जुलाई 1869 को निकालना था। तो 1869 को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जुलाई है, जैसे हम पिछली बार, जैसे हम अगर आगे की संख्या का निकालते, जैसे हमने 2022 में काउंट किया, उसके बाद हम 2045 का निकालते तो उसमें जो ऑड डेज हैं उसको ऐड कर देते। लेकिन हम पिछली बार का निकाल रहे हैं, मतलब पास्ट का निकाल रहे हैं, तो पास्ट के लिए हम करेंगे माइनस। तो 1869 के लिए जो हमारे ऑड डेज निकले थे वो मंगल में से माइनस कर देंगे। मंगल में से 2 दिन जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो मंगल में से 2 दिन जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास मंगल, सोमवार और रविवार। तो रविवार यानी कि जो हमारा 4 जुलाई 1869 को था वो क्या था, रविवार था। तो 4 जुलाई 1869 को हमारा हो गया संडे। तो यहाँ पे संडे लिखेंगे। अब हम इसको बस कुछ नहीं करना है, हमें बस निकालना है कब का, अक्टूबर का निकालना है। तो 2 अक्टूबर 1869। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करना है, टाइम देकर बाद में, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर इसमें ही फंस जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे कि कितने दिन हुए हैं 4 जुलाई से लेकर के कितने दिन हो गए हैं 2 अक्टूबर तक। तो 4 जुलाई, और जुलाई अपनी होती है कितने की, जुलाई होती है 31 की, और 31 में से 4 चले ही गए हैं तो बचे हैं 27। और 27 में हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो 27 में ऑड डेज निकालने के लिए 7 का भाग देंगे। तो 7 × 21 यानी कि जो अपना शेष बता है वो 6, यानी कि जो अपने ऑड डेजों की संख्या है वो है 6, यानी कि जो ऑड डेज हैं वो कितने हो जाएंगे 6। तो 6 हो गए प्लस, उसके बाद जो जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त महीना। अगस्त में कितने होते हैं 31 दिन, और 31 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से डिवाइड किया तो 7 चौके 28 बचे 3, तो 3 ऑड डेज ये हो गए। फिर उसके बाद जो सितंबर आएगा, सितंबर में होते हैं 30 दिन, और 30 को भाग देंगे तो 7 से तो बचेंगे 2। उसके बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में कितने हैं 2 ही दिन हैं, तो 2 ही दिन इनको ऐड कर लेंगे। तो 2 और यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 2 और 3 2 और 2 4 और 3 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 हो गए 13, 7 और 6 हो गए 13। अब इसको ऑड डेज निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 बचेगा। आप देखिए चाहे तो आप लोग जो प्लस करना पड़ेगा अब तो इस बार, क्योंकि हमने जुलाई से अक्टूबर का निकाला है ना, मतलब पहले से बाद का निकाला है, फ्यूचर का निकाला है। अब इस बार प्लस करना पड़ेगा, तो चाहे तो आप लोग 6 को प्लस कर दो या फिर -1 कर दो, बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे क्योंकि हमारा जल्दी निकल आएगा। तो -1 करके यानी कि जो अपना 4 जुलाई को था संडे, तो यहाँ पे -1 करके शनिवार आ जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसको फिर से देख लेना जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर से। तो मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन 101% आना ही होता है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे दिए गए आंकड़े में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि आपको मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो पहले तो आप लोग इसको पॉज करके खुद से बनाओ लॉजिक को। तो 5, उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 34 लिखा है। तो देखिए एक इसमें लॉजिक बनता है ऐसे में कॉलम वाइज, और एक इसमें बनता है रो वाइज। तो इसमें मुझे दिख रहा है रो वाइज
पहले तो, क्योंकि देखिए जब जो तीन संख्या मिलके बड़ी संख्या बना रही हैं, तीन संख्या मिलके बड़ी संख्या बना रहे हैं, तीन संख्या मिलके बड़ी संख्या, तीन संख्या मिलके बड़ी संख्या, तो इसमें हम लॉजिक देखेंगे पहले क्या लग रहा है। तो देखिए 5 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 12, 12 और 4 को ऐड करेंगे तो 16, उसके बाद 16 का जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 16 दूनी 32, 32 से 34 कैसे बनाएंगे, तो 2 और ऐड कर देंगे, तो मतलब इन सभी को ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई और 2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें देखेंगे 7 + 6 + 5, इसका 2 से मल्टीप्लाई +2, ठीक है, और इक्वल टू में 38। तो यहाँ पे जो 2 प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो 36 हो जाएंगे। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे हमें टोटल इक्वल टू में 38 ही लेकर आनी है ना, तो 38 लेकर आएंगे बड़े ही आसानी से। 7 और 6 13, 13 5 18, 18 दूनी होते हैं 36, 36 और 2 हो जाएंगे 38। मतलब ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो हम इसमें ये थर्ड वाला जो स्टेप है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, वो उसमें हम निकालेंगे। तो 7 + 9 + क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x मान लो, उसके बाद यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 ऐड, उसके बाद यहाँ पे हमें लेकर आना है 46। अब ये 2 प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो बचेंगे 44, और यहाँ पे 7 और 9 हो जाएंगे अपने पास कितने, 16, और प्लस x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ये 2 है अपने, तो इसके डिवाइड में चले जाएंगे तो 22 हो जाएंगे इधर। तो x + 22 और ये 16 प्लस के इधर जाके माइनस के 16, तो कितने बचेंगे, x का मान यहाँ पे बचेगा, x का मान कितना बचेगा, तो x का मान बचेगा अपने पास 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको टाइम देना है कम से कम 30 से 40 सेकंड। उसमें बन रहा है आपका क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है अगर आप लोग इसको बना नहीं पाते और आपका टाइम भी चला जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है ना कहाँ पर बैठा है, तो इनमें हमें पहले इनकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे हम, टोटल 8 लोग हैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ सकते हो, शिक्षक, छात्र, बैंकर, वकील, प्रधानाचार्य, लेखाकार, इंजीनियर और सैनिक एक वृत्ताकार गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं केंद्र की तरफ मुँह करके, यानी कि यहाँ पे ये केंद्र है अपना, ठीक है, इसकी तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं ये स्टेप में कि लेखाकार और इंजीनियर के बीच में बैठा है वकील। तो वकील को कोई हम पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने वकील की पोजीशन सेट कर ली यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लेखाकार मान लेंगे और यहाँ पे हम इंजीनियर मान लेंगे। तो इनके बीच में हो गए कौन, वकील, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा लेखाकार सही है या फिर गलत है। अभी देखिए हमें फिक्स पोजीशन पता नहीं चली है, लेखाकार यहाँ पर हो सकता है और इंजीनियर भी हो सकता है यहाँ पर, अभी हमें फिक्स पोजीशन पता नहीं चली है, लेकिन हमें आगे जो स्टेप आएंगे उसमें पता चल जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं लेखाकार, शिक्षक लेखाकार से 4 स्थान दूर बैठता है। अगर देखिए लेखाकार यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, तो हमारा शिक्षक कैसे बैठेगा, 1 2 3 4, यहाँ पे शिक्षक आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे या फिर तो 1 2 3 4 यहाँ पे शिक्षक आ सकता है। मतलब शिक्षक की पोजीशन ये हो गई एक। तो अगर यहाँ पे हमारा लेखाकार बैठता तो 1 2 3 4 यहाँ पे शिक्षक आता हमारा, या फिर आता यहाँ पे यहीं पर, ठीक है। तो मतलब शिक्षक की अभी 2 पोजीशन है, हमें पता नहीं है कि कौन सी पोजीशन है। उसके बाद बोल रहे हैं वकील सैनिक के विपरीत बैठता है, मतलब सैनिक के सामने बैठता है। तो वकील सैनिक के सामने, मतलब सैनिक यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं इंजीनियर लेखाकार के दाएं दूसरा बैठता है। तो इंजीनियर लेखाकार के दाएं दूसरा, तो लेखाकार अपना यहाँ पे, इसके दाएं 1 और 2, मतलब ये हमारा सही पोजीशन है। मतलब लेखाकार यहाँ पे होगा, इंजीनियर यहाँ पे होगा। तो हमारी जो शिक्षक की पोजीशन है, तो शिक्षक की पोजीशन ये वाली रहेगी, ये वाली सही वाली, ठीक है। तो अब इसके बाद ये वाली पोजीशन हम हटा देते हैं शिक्षक की, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले स्टेप में बोल रहे हैं छात्र लेखाकार और शिक्षक और वकील के निकट में नहीं बैठता है। देखिए यहाँ पे अगर छात्र नहीं आ सकता, ये वाली पोजीशन अभी खाली है और ये वाली अभी भरी हुई है, तो और लेखाकार की ये वाली भरी हुई है। तो मतलब यहाँ पे छात्र नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो एक पोजीशन बची है केवल ये वाली, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्र, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बैंकर शिक्षक से 3 स्थान दूर बैठता है। तो बैंकर शिक्षक से 3 स्थान, मतलब 1 2 3, तो मतलब यहाँ पे आ जाएंगे बैंकर अपने। तो बैंकर आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे हो गए सारे के सारे, बस एक बचा हुआ है, जो बचा है वो हमें लिख देंगे ये वाली पोजीशन पर। प्रधानाचार्य बचे हैं, प्रधानाचार्य यहाँ पे हो गए। तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बैंकर के दाएं और दूसरा कौन बैठा है। तो बैंकर जो है इसका मुंह अभी है इधर, तो इसका दायां दूसरा कौन सा होगा, 1 और 2। तो बैंकर के दाएं और तीसरा पूछा है, तो तीसरा हम निकाल लेंगे। तो दूसरा तो ये हो गया, तीसरा हो गया इंजीनियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका
डी राइट आंसर हो गया इंजीनियर। ठीक है, एक बार इसको फिर से चेक कर लेना क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद को चुनिए, गलत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी गई है और इसमें आपको गलत पद बताना है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए 2 के बाद यहाँ पे 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 27। तो ये पोजीशन कुछ इस प्रकार से आप देखिए 2 में क्या किया है इन्होंने +1, फिर उसके बाद 3 में क्या किया है +3, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है +4, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है +8 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, तो जहाँ पे देखेंगे हम गलत पोजीशन निकालनी है। तो गलत पोजीशन हमें पता चल गई कि 1 3 यहाँ पे होना चाहिए था 5, फिर यहाँ पे होना चाहिए था 7 और यहाँ पे होना चाहिए था 9। तो जैसे हमने 5 यहाँ पे किया तो 11 आएगा यहाँ पर 10 के स्थान पर, और 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, बिल्कुल सही है। 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था 11 और इन्होंने लिखा है 10। तो मतलब जो हमारा रॉन्ग वर्ड है तो वो है 10। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन से। तो इसमें बोल रहे हैं कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहता है कि वह मेरे भाई की माँ की बेटी है। तो कंचन का रोहित से क्या संबंध है? देखिए इसमें बड़ा ही आसान है, हमें बनाना होता है एक फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री को बनाएंगे। तो कंचन की ओर इशारा करते हुए रोहित कह रहे हैं कि रोहित ने बोला कि वह मेरे भाई की, यानी कि रोहित का ब्रदर को हम 20 से व्यक्त करेंगे, भाई की माँ, यानी कि रोहित की भी तो माँ होगी। तो भाई की माँ की बेटी यानी कि रोहित की बहन होगी। ठीक है, माँ की बेटी यानी कि तो बेटी है। तो कंचन का कंचन का रोहित से क्या संबंध है? तो कंचन जो है ना वो रोहित की बहन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन है फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से, और यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि टोटल कितने आपके पंक्ति में संख्याएँ हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे व्यक्तियों की एक पंक्ति दी गई है जिसमें बाईं ओर से ए की स्थिति है 11वीं। तो देखिए यहाँ से ए की स्थिति मान ले रहे हैं 11वीं, ठीक है, और ए की स्थिति है। और उसके बाद कह रहे हैं कि बी की स्थिति 12वीं है दाईं ओर से। तो बी की स्थिति इधर भी हो सकती है या फिर इधर भी हो सकती है, हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाएगा आगे स्टेप बढ़ के। तो हम मान ले रहे हैं यहाँ है बी की स्थिति 12वीं, ठीक है, बी। उसके बाद बोल रहे हैं सी बी और ए के बीचों बीच में बैठा है। तो सी यहाँ पे मान कर लो, सी यहाँ पे मान लो है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त पंक्ति में दाईं ओर से सी की स्थिति 18वीं है। मतलब सी जो है अपना वो दाईं ओर से कितना है 18 है। देख सकते हैं यहाँ पर दाईं ओर से सी की स्थिति कौन सी है 18वीं। तो मतलब इधर दाईं ओर से ये है 12, तो 12 13 14 15 16 17 और ये 18, मतलब सी की स्थिति 18वीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला था इन्होंने कि ए और सी के बीच में बैठा है, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है सभी को। तो 11 18 और 12, 11 18 और 12 और 5 और 5 10, ठीक है, इनको ऐड करेंगे। सॉरी यहाँ पे देखिए 11 18 क्या 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 ऐड करना है हमें। तो पहले तो हमें देखना है यहाँ से हो गए 18, टोटल यहाँ से 18 हो गए, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गए 18। उसके बाद यहाँ से 11 थे ये, और 5 कितने हो गए 11 12 13 14 15 16। तो 18 और 16 हमें ऐड करने हैं। तो 18 प्लस 16, तो 8 6 14, और यहाँ पे 1 तो 3, यानी कि 34 लोग हैं इस पंक्ति में टोटल। तो 34 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर होगा। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या है 34, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कि 5 मित्र SKMAR, एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। तो हम देखिए एस है ना जो वो के से छोटा है, आर से लंबा है। उसके बाद बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए के है, के से छोटा है कौन एस, और एस से आर से बड़ा है एस। उसके बाद बोल रहे हैं एम सबसे बड़ा है, तो एम सबसे बड़ा है यहाँ पे मान लो। उसके बाद बोल रहे हैं ए के से थोड़ा छोटा है, के से थोड़ा छोटा है ए, लेकिन ए एस से बड़ा है, तो एस से थोड़ा बड़ा है। तो ये हो जाएगी पोजीशन कुछ इस प्रकार से। अब बोल रहे हैं किस व्यक्ति 2 व्यक्ति लंबे और छोटे हैं, मतलब किस व्यक्ति से 2 व्यक्ति लंबे और छोटे हैं। तो क्वेश्चन पूछने का ढंग इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब घुमा देगा अच्छे अच्छे को। तो यहाँ पे देखिए जो है ना, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 लोग आप इनसे लंबे हैं,
और 2 ही लोग इनसे छोटे हैं। मतलब यहाँ पे इन्होंने सीधा नहीं पूछा है कि बीचों बीच वाला बताएं, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे अब मैथ से। तो मैथ में देखिए cot 1 cot 2 डिग्री और cot 3 डिग्री, यहाँ से डॉट 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 करके cot 89 डिग्री तक का मान पूछा है हमें। इसका मान बताना है। तो इसका मान हम बस आसानी से बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा होता है अपना, क्या होता है? तो cot 90 माइनस थीटा होता है अपना tan थीटा। तो tan थीटा, तो बस ये फॉर्मूला इसमें लगेगा और सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए cot 1 है, तो cot 1 को हम लिखेंगे 45 तक, cot 45 तक, ठीक है। जैसे ही हमने cot 45 तक लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे? cot यहाँ पे 45 तक नहीं, cot 44 तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे cot जो है ना, जो 45 आएगा उसमें से cot, जैसे cot 45 को हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot 45 का मान कितना आ जाएगा? cot जो 45 है उसका मान आ जाएगा tan 45, tan 45। तो देखिए यहाँ पे जो है ना cot 45 तक तो यहाँ से था और tan 45 ये हो गया। तो अब ये ऐसा चलता जाएगा उल्टा। तो tan 45 फिर tan 44 फिर tan 42 43 ऐसे करके चलता जाएगा उल्टा। और इधर चल रहा है 1 2 3 4 5 और इधर चल रहा है उल्टे में, ठीक है। तो मतलब ये cot 1 है इधर, और यहाँ पे जैसे लास्ट में जैसे जाएंगे हम डॉट 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 करके, तो यहाँ पे tan 1 डिग्री आ जाएगा। तो cot 1 डिग्री इंटू tan को कल लिख सकते हैं अपन 1 cot 1 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कट गए, मतलब इसी प्रकार से सभी कट जाएंगे तो हमारा आंसर जो है ना 1 बचेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं समझा सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्पेस की कमी की वजह से मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार घर से चेक कर लेना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक है 72, पूरे कक्षा का औसत अंक है 77 और कुल जो छात्र हैं अपने 40 हैं। यदि लड़कियों की संख्या 25 है तो कक्षा में लड़कियों का एवरेज ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 25, तो हम लड़कों की निकाल लेंगे टोटल में से घटा के। तो बॉयज़ की निकालेंगे तो 25 घटा देंगे इसमें से, तो कितने आ जाएंगे? 15। यानी कि जो 15 हैं वो बॉयज़ हैं और 25 हैं वो गर्ल्स हैं। और उसके बाद देखिए हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं कि लड़कियों की औसत आयु बताइए। तो औसत टोटल जो कितना है, टोटल है अपने पास जो लड़कों का है वो 72 है और पूरे क्लास का कितना है 77। तो पूरे क्लास का कितना हो जाएगा? योग 40 × 77, यानी कि जो है ना योग कैसे ज्ञात करते हैं? योग संख्या गुणा जो अपना औसत होता है उसको जोड़ के याद करते हैं, उसका गुणा करके याद करते हैं, ठीक है। तो देखिए 40 × 77 हो जाएगा, ये सारी कक्षा का योग है। उसके बाद देखिए लड़कों का कितना है, लड़कों का औसत कितना है 72, तो लड़कों का योग हो जाएगा 15 × 72। उसके बाद लड़कियों का औसत हमें पता, औसत यानी कि लड़कियों की संख्या है 25, इसका औसत है x। x मान लो, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, बस इस x का मान निकालना है। तो इस स्टेप को हम फॉलो करते हैं तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा मान निकल आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए तो 40 × 77 माइनस 15 × 72 इक्वल टू 25x। तो देखिए ये आ गया कुछ। तो अब जब इसको गुणा करके हमारे पास आएगा 25x इक्वल टू 2000। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा 80। चेक कर सकते हो आप लोग, x का मान 80 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस की कमी की वजह से मैं आपको यहाँ पे पूरा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया 80। मेरा बस काम है आपको जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। यदि आयत की भुजाएं 9 × 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिधि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 9 × 15। आयत की भुजाएं हमें पता है और बोल रहे हैं आयत वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 3/5 है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल ये हो गया, इसका 3/5 है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बस ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करें तो 5 × 3 = 15 और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 81 बराबर a²। तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 9। तो a का मान आ गया 9। उसके बाद बोल रहे हैं वर्ग की परिधि ज्ञात करें। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। जैसे हमारा ये वर्ग है, परिधि क्या होती है? जो बाउंड्री है वो चारों तरफ की पूरी लंबाई टोटल, यानी जहाँ से गए हैं वहाँ तक लौट के आ जाओ, वो हो गई परिधि। तो ये देखिए यहाँ से हो गई एक ये और एक ये, तो 4a हो गई। तो 4a यानी कि 9 9 चौके 36। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला है क्वेश्चन
थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, बस देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बड़ा ही आसान है। इसमें देखिए क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है बड़ी ही आसान से। देखिए 3.75 का स्क्वायर प्लस 1.25 का स्क्वायर प्लस 3.75 गुणा 2.5 है और 3 बटे में 3.75 गुणा प्लस 1 बटे 1.25 है। तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करके। तो देखिए 3.75 का स्क्वायर है तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है, हमें यहाँ पे दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 नहीं दिया गया है तो 2 हम बना लेंगे, यानी कि 2.5 है। ये 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.25 लिख सकते हैं, यानी कि 1.25 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 2.5 गुणा 2। तो यहाँ पे बस हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसका जो मान है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है, 3.5 का 3.75 प्लस 1.25 का होल स्क्वायर। अब बटे में यहाँ पे दिया गया हमें 3.75 गुणा 1 प्लस 1.25। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, एक ये चला जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल 3.75 प्लस 1.25। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ऐड करके चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं 0.25 गुणा x बराबर 0.75 बराबर बाई। तो यहाँ पे देखिए 0.25 इंटू एक्स बराबर 0.75 इंटू बाई। तो देखिए यहाँ पर हम ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट चला गया है, 25 3 75 हो जाएगा। तो x अपॉन बाई का मान कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, x अपॉन बाई का मान 1 आ गया, 3/1 मतलब x का मान 3, बाई का मान 1। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना x प्लस बाई, यानी कि 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो यहाँ पे 4/2 और यानी कि 2। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 5.6 को प्रतिशत में बदलें। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, 5.6 गुणा कितना प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 5.6 गुणा 100 का गुणा कर देंगे। इसमें प्रतिशत यहाँ पे देखिए पॉइंट है, उसमें पॉइंट को बटे में लगा देंगे एक 10। तो यहाँ पे देखिए हो गया 560। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट आंसर हो गया 560%। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बोल रहे हैं 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो 28 और 42 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 28 और 42 का एलसीएम, तो ये होता है 7 चौके 28 और ये होता है 7 छंगे 42। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 7 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ पर है 7 गुणा 2 गुणा 2। तो बस इसमें कुछ नहीं करना, एक साथ ये ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे, 7 दूनी 14, 42 दूनी 84, ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो 84 इसका एलसीएम आ जाएगा, 84 एलसीएम आ जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है कॉमन 14, यानी कि एचसीएफ आ गया अपना 14। उसके बाद एलसीएम जो एलसीएम है वो अपना आ गया 84। तो 14 और 84 यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है कि अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि 5 किलो शहद में 60% की चीनी है, 5 किलो शहद में 60% चीनी बता रहे हैं। तो 5 किलो शहद है, उसमें 60% की चीनी है, तो उसको निकालेंगे। तो 5 का 60% यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5 का 60% हो जाएगा 20 × 60, 20 दूनी 20 × 60 और 20 × 5 100, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 यानी कि 3 किलो उसमें जो है ना चीनी है। तो 5 किलो जैसे अपना मिश्रण है उसमें से 3 किलो चीनी है और 1 किलो यहाँ पे आपका जो क्या है शहद, 2 किलो यहाँ पे हो जाएगा शहद, 2 शहद हैं और 3 किलो आपकी चीनी है। उसके बाद बोल रहे हैं 3 किलो चीनी और मिलाई जाती है। 3 किलो चीनी तो मिला देंगे, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, तो 3 किलो चीनी हो गई। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो टोटल यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3 6 और 2 8, टोटल हो गया 8। और चीनी की मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा है अभी वर्तमान में 6। तो इसका बस परसेंट निकाल लाएंगे तो 6 हो जाएगी चीनी, क्योंकि पहले 3 थी और 3 और ऐड कर दिए तो 6 हो जाएगी। और कितने हो गए टोटल, 8 हो गई है और इंटू 100। तो बस इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बार और यहाँ पे आ जाएगा कितने बार, 25 बार। और यहाँ पे 3 था तो 25 थी 75% हो गई मात्रा इसकी। तो 75% ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की हमारी हो चुकी है वीडियो पूरी। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।